Jai Hind everyone, good evening. Welcome to Adviti Officers. My name is Yash and I welcome you all here on this video. चलिए, today our topic is gravitation, जिसको हम बोलेंगे हिंदी में भाई साहब गुरुत्वाकर्षण. ठीक है, क्या होता है गुरुत्वाकर्षण, क्या चीज है भाई साहब, सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे. फर्स्ट थिंग अगर मैं बात करता हूँ, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल भी एक तरह का क्या है भाई साहब, फोर्स है. ठीक है, अब फोर्स है तो क्या, तो हमने पढ़ा है कि सर फोर्स क्या होता है कि किसी भी चीज को, डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ा चुका हूं है ना, कि सर किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो उसकी स्टेट को चेंज करता है या चेंज करने के लिए ट्राई करता है, वही आपका क्या रहता है, फोर्स रहता है. क्लियर हुआ. ऑडियो यहाँ से ज्वाइन ऑडियो करना तब जाके आपको सुनाई देगा. भैया चश्मा लगाइए, पूरा मास्टर जैसे दिखते हैं, चश्मा भी दूर पड़ा हुआ है, छोड़िए. चलिए, फोर्स आपका क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है भाई साहब. हमने देखा कि फोर्स दो तरह का हो सकता है, या तो फोर्स अट्रैक्ट करेगा या आपका क्या करेगा, रिपेल करेगा. सेम वैसे आपका ग्रेविटेशन फोर्स है भाई साहब, क्या बोला जाता है कि इट इज अ फोर्स बिटवीन एनी बॉडीज ऑफ यूनिवर्स. ठीक है, कि भाई साहब पूरी की पूरी बॉडी में से, है ना, सॉरी पूरी की पूरी नहीं, एक से. जय हिंद नवनीता, कैसे हो आप, ऑडिबल है, आवाज आ रही है ना, क्लियर. ओके, चलिए, तो कहानी क्या है भाई साहब, कि आपके यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं, हर बॉडीज के बीच में क्या लगता है भाई साहब, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है. ठीक है, ये चीज हमने देखी थी. मैं ध्यान बोल रहा हूं आपका कि यूनिवर्स की किसी भी बॉडी की बात हो रही है. अभी मैंने ये नहीं बोला कि अर्थ होना चाहिए, कोई भी बॉडी होगी. ठीक है सर, ठीक हूँ, बहुत देर से ट्राई कर रही है, नेटवर्क पुअर कनेक्शन को. ऑडियो की यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, नेटवर्क इतना नहीं चाहिए, हालांकि जूम में थोड़ा बहुत लेग करेगा, बाद में रिकॉर्डिंग में आप रिवीजन कर लेना. चलिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये हमारे सन भाई साहब है. ठीक है, अब ये हमारी अर्थ दीदी. तो सन और अर्थ के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है. ये फोर्स हमारा क्या होता है भाई साहब, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है. कौन सा फोर्स कहलाता है सर, थोड़ा ओके, थोड़ा और जूम कर देते हैं. ठीक है, नाउ फाइन. इसे हम क्या कहते हैं भाई साहब, आपका ग्रेविटेशन फोर्स. ठीक है, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो लो कॉन्सेप्ट था, ये आपको किसने दिया था, तो ये हमारे न्यूटन भाई साहब ने दिया था. क्लियर हुआ यहाँ तक, 1686 में. यहां तक कोई प्रॉब्लम. ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं कि भाई साहब ये जो फोर्स है आपका, ये फोर्स लगता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच या किसी भी दो बॉडीज के बीच में. पूरे यूनिवर्स की कोई भी दो बॉडी हो सकती है, चाहे सन अर्थ हो, अर्थ की जगह आप वीनस ले लो, मर्क्यूरी ले लो, है ना, जुपिटर ले लो, या सन की जगह या इनकी जगह एक दूसरा सन ले लो, जो दूसरा स्टार कोई सा भी आप ले सकते हैं. हर चीज का जो है भाई साहब क्या है, यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे पे क्या कर रही है, एक फोर्स लगा रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं. ठीक है, अगर मैं इस फोर्स की बात करूं, ठीक है, तो ये जो फोर्स आपका होता है भाई साहब, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के. ठीक है, ये कहानी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना. चलिए, अब क्या चीज है भाई साहब, कि ये हमने देखा कि सर फोर्स क्या होगा दोनों के. अब अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो मेरे पास आएगा m1 × m2 अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, आर क्या है भाई साहब, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज. जय हिंद सुमित जी, स्वागत है आपका, गुड इवनिंग, कैसे हो. ठीक है, m1 क्या है, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट. वेरी गुड सागर जी. m2 क्या है सर, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट.
ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो सन का मास ले लो m1 और अर्थ का मास ले लो आप m2, है ना? क्लियर हुआ? चलिए, अब अगर हम अच्छे हैं, बिल्कुल बढ़िया, अच्छे ही रहो। अब अगर मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाता हूं तो यहां से मुझे निकल के आएगा एक जी, m1 × m2/r²। और ये जो आपके पास फैक्टर है, ठीक है, ये फैक्टर आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको याद रखना है। ठीक है भाई साहब। अब यहाँ पर जो जी है ना सर, ये क्या चीज है? तो ये ध्यान रखना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपका होता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कौन बताएगा, जल्दी से बताइए। जी की वैल्यू कौन बताएगा? नाइन पॉइंट एट समथिंग, ओके। वो आपका रहता है ये वाला जी, छोटा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बड़ा वाला जो जी रहता है आपका, इसकी वैल्यू रहती है भाई साहब 6.67 × 10⁻11। ये ध्यान रखना। देखने में प्रॉब्लम हो रही है क्या? प्रॉब्लम हो रही है देखने में, विजिबल नहीं है क्या? इसमें तो हो रहा है। कलर प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो रहा है? बाकी लोगों को भी हो रही है क्या? विजिबल है जो लिख रहा हूं? काफी छोटा है। अच्छा, आपने, अरे आपने वो कर दिया होगा, जहां पे मैं ये लिख रहा हूँ ना बोर्ड, उस बोर्ड पे क्लिक कीजिए। ठीक है, जहां मेरा फेस पे नहीं, जहां पे आपको बोर्ड की स्क्रीन दिख रही है ना, इस स्क्रीन पे क्लिक कीजिए। सब क्लियर है? एक सेकंड। चलिए, 6.67 × 10⁻11, ये इसकी क्या होती है, वैल्यू। अब जितनी जरूरी इसकी वैल्यू है, उतना ही जरूरी इसका क्या है भाई साहब, आपको यूनिट याद रखना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अगले स्लाइड पे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। F = G m1 m2/r²। ठीक है, ये बात है हमारे पास। अब मुझे चाहिए सर यूनिट ऑफ जी। क्या चाहिए मुझे? यूनिट ऑफ कैपिटल जी चाहिए। कैसे निकालेंगे? सर कुछ नहीं करना, यहां पर देखो। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक सेकंड। ओके, यहां पर देखो, ये जी को आप रख लो इधर, आर को फेंक दो उधर, तो ये हो गया F × r² अपॉन m1 और m2 को पहुंचा दो इसके नीचे, इक्वल्स तो आपके पास क्या आ गया सर, जी आ गया, कोई दिक्कत? अब यहां से इस जी की वैल्यू क्या निकल जाएगी? एफ है आपका फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है भाई साहब, न्यूटन डैश। आर है आपकी रेडियस, सॉरी डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन m1 × m2। सर m1 भी क्या है, मास है, m2 भी क्या है, मास है, दोनों क्या होते हैं भाई साहब आपके, किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय किलोग्राम। तो ओवरऑल मेरे पास जो यूनिट आएगी वो निकल के आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? इसको स्टार मार्क कर लो, पूरी की पूरी वैल्यू 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ? नो? क्या डाउट आ गया सागर जी? या नो प्रॉब्लम वाला नो था? अच्छा, ओके ओके, नो प्रॉब्लम वाला, नो प्रॉब्लम, ओके ओके। चलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? चलिए, अब अगर मैं बात करता हूं थोड़े से एक क्लियर पॉइंट की, कि सर जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो डिपेंड करेगा किस पे, किस पे? ठीक है, तो फर्स्ट थिंग याद रखना, किस पे डिपेंड करेगा? तो भाई साहब ये डिपेंड करेगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स।
मैं बोलूँ मासेस की, दोनों ऑब्जेक्ट के तो सर मास पे डिपेंड करेगा, और दूसरा पॉइंट दोनों के बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये कहानी याद रखना। अब ये कहानी क्यों, क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई साहब मुझे बताओ कि अगर मैं सन और अर्थ के ठीक है, अगर मैं सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है आपकी, उसको मैं कर दूं हाफ, ठीक है, तो मुझे बताओ फोर्स पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, जल्दी से कितना फोर्स जो है कम या ज्यादा हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से बताइए। शुभजीत हल्दर, स्वागत है आपका, जय हिंद। यहाँ से ज्वाइन ऑडियो कर लीजिए, ज्वाइन ऑडियो क्लियर हो जाएगा। चलिए, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। हम्म, क्या हो जाए, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए, मैं करता हूँ। आया। चलिए इधर देख लो। M1 × M2/R² होता है किसकी वैल्यू, जी, एफ की वैल्यू। ठीक है, अब ध्यान रखना जी, और हमको M1 और M2 में तो हम कुछ अंतर नहीं कर रहे हैं, है ना, तो F इक्वल्स टू आपका जी, M1 M2 ऐसा का ऐसा रखो। लेकिन सर ये क्या, हमारे पास R है, इस R को कर दो आधा और इसका कर दो स्क्वायर, तो ओवरऑल मुझे क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, मेरे पास वैल्यू आएगी 1/4 G M1, है ना, एक सेकंड इधर लिखना पड़ेगा, नीचे आ गया, G M1 M2/R²। तो कितना इफेक्ट पड़ा सर मेरे फोर्स पे, 1/4 का इफेक्ट पड़ा क्या, तो अब जो है फोर्स मेरा कितना हो जाएगा सर, 1/4 हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, जल्दी से बताइए। क्लियर, ओके सुमित जी, वेरी गुड। चलिए अच्छा, एक चीज, अगर एक और क्वेश्चन मैं आपसे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। अगर मैं क्या कर दूं, अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा, सॉरी, हाँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब वेन वी डबल द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। चलिए अब इसका आंसर दीजिए जल्दी से। और यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी हमसे, वो मैं बताता हूँ। G M1 M2/R² था ना, तो R/2 का स्क्वायर होगा, तो ये जो 2 है ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 G M1 M2, सॉरी सॉरी, ठीक है, वो इधर उधर करने में ध्यान नहीं रहा, तो कितना हो जाएगा सर, मेरा जो फोर्स होगा वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। चलिए ये वाला सवाल कीजिए, इसको छोड़िए अभी।
जल्दी से, अब यहाँ पर क्या होगा जब हमने क्या करा भाई साहब, सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस को डबल कर दी। जल्दी से। हम्म। हुआ क्या? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो, तो मुझे समझ पड़े इधर। नहीं हुआ। चलिए इधर देखो। फोर्स का फॉर्मूला सर सीधा सीधा क्या, M1 M2। समझ नहीं आया, अपॉन आर स्क्वायर। चलिए कोई बात नहीं, ये आपने देखा। इस जी को अभी भूल जाओ। क्यों? क्योंकि सर ये कांस्टेंट होता है, तो इसकी वैल्यू हम ना तो बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, जी की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। M1 अपॉन M, सॉरी M1 M2 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करा भाई साहब, मान लीजिए ये आपका फोर्स फर्स्ट था, पहले वाला फोर्स। अब आ जाओ फोर्स टू, जब हम क्या करेंगे भाई साहब, इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना कर दिया मैंने, डबल। ठीक है सर, तो M1 M2, इस आर को डबल करेंगे तो क्या 2R लिखते हैं। इस आर को डबल करेंगे तो 2R लिख सकते हैं, क्या कोई दिक्कत? ड्यूरेशन हो, अभी ईयर पे नहीं जा रहे हैं सुमित जी, अपन नॉर्मल, अभी मैं सिर्फ आपके फोर्स की बात कर रहा हूँ। यस नो पर 2R। अब हमको चाहिए सर पूरी की पूरी डिस्टेंस का स्क्वायर करना है। अरे भाई साहब इधर देखो, कुछ नहीं है। मैंने आपको बोला कि सर पहले जो था इसकी डिस्टेंस कितनी थी, 10 थी। तो हमने 10 का स्क्वायर करा था, तो कितना आया था, 1/100। अभी मैं बोलता हूँ कि आपने डिस्टेंस दुगनी कर दी है, तो दुगनी कर दी मतलब 20 किलोमीटर कर दी। अब हमको 20 का स्क्वायर करना पड़ेगा क्या, तो अब हमारे पास क्या आएगा इधर, है ना। तो यहाँ पर क्या है भाई साहब, हमने डिस्टेंस को डबल करा है। डबल करने के बाद उसका स्क्वायर होगा। तो मुझे आउटकम क्या मिलेगा, M1 इंटू M2 अपॉन इस 2 का स्क्वायर करेंगे 4R स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर देखो सर, ये M1 M2 इंटू आर स्क्वायर, ये तो आपकी किसकी वैल्यू है, F1 की है। तो F2 इक्वल्स टू F1, और इंटू में अपन क्या कर सकते हैं सर, ये 1/4 लिख सकते हैं क्या। तो आपका फोर्स विल बी क्या हो जाएगा, फोर्स विल बी 1/4। अब क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ? जल्दी बताइए। ओके ओके थे, वेरी गुड जया, वेरी गुड सुमित जी। चलिए, ये आपकी कहानी हो गई, है ना। एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ फिर इसी बात पे। क्वेश्चन थर्ड में पूछता हूँ कि भाई साहब, व्हाट इफ वी डबल द मास ऑफ अर्थ, सॉरी द अर्थ कर लो, देन फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए जल्दी से बताइए, जब हमने क्या करा भाई साहब, मास को डबल कर दिया, किसके मास को, अर्थ की। चलिए अब आंसर दीजिए क्या होगा। जल्दी से आंसर दीजिए। फोर्स इंक्रीज होगा, बिल्कुल इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा ये बताओ। ऑप्शन ए देता हूं 1 टाइम्स, ऑप्शन बी 2 टाइम्स, ऑप्शन सी आपका होगा 4 टाइम्स, या ऑप्शन डी आपका होगा 6 टाइम्स। चलिए जल्दी से बताइए। 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सुमित जी, वेरी गुड सागर जी। यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा भाई साहब, 2 टाइम्स आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई क्या?
क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे इसका सोल्व करके देख लेते हैं। एफ इक्वल टू सर क्या हो रहा है, M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर है। फोर्स कितना हो गया यहाँ से, फोर्स हो गया यहाँ से सर M1 तो इतना ही है, लेकिन M2 को हमने कितना कर दिया है, 2 × M2 अपॉन कितना कर दिया सर, आर स्क्वायर। फोर्स क्या हो गया भाई साहब, 2M1 × M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो सर ये वाला तो फोर्स पुराना ही है F1, तो F2 कितना हो जाएगा, तो F2 हो जाएगा 2 × F1। क्लियर हुआ? चलिए अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक बता दिया, ठीक है। हमने बेसिक पढ़ लिया, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें मुझे एक बात बताओ, व्हाट इफ वी डबल द मास ऑफ बोथ, बोथ बोले तो आपके अर्थ का भी और सन का भी मास आपने क्या कर दिया, दोनों का डबल कर दिया, है ना, और डिस्टेंस भी डबल कर दी, डिस्टेंस भी क्या कर दिया आपने, डबल कर दी। देन बताओ फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शन ए 1 टाइम्स, ऑप्शन बी 2 टाइम्स, ऑप्शन सी 1/2 टाइम्स, या ऑप्शन डी 1/4 टाइम्स। चलिए जल्दी बताइए। नो इफेक्ट मतलब यहाँ पे ऑप्शन बताइए ABCD कितना। चलिए वेरी गुड सागर जी भाई साहब। नो इफेक्ट मतलब है 1x, ठीक है, किसी भी चीज में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, सेम वही आएगा। ओके कोई बात नहीं। चलिए क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक। अब ऐसे कोई क्वेश्चन आ गए तो गलती तो नहीं करोगे। चलिए वेरी गुड। अब एक सेकंड, ओके चलिए तो यहां तक हो गया था हमारा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब कि आपका नो इफेक्ट, नो इफेक्ट बोले तो 1 टाइम्स जो है आपका क्या हो जाएगा आंसर, कैसे होगा तो यहाँ पे देख लेते हैं। एफ इक्वल्स टू सर M1 होता है इंटू M2 होता है अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब क्या करा है हमने, नई चीज करी सर, क्या M1 को भी टू टू टाइम्स कर दिया, M2 को भी 2 टाइम्स कर दिया, और R को भी हमने क्या कर दिया सर, 2 टाइम्स कर दिया। तो इधर हो जाएगा 4M1 × M2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा सर 4R। ये कैंसिल हुआ तो अपने पास ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, M1.M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से हम क्या कह देंगे कि आपके फोर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, नो इफेक्ट हुआ। क्लियर हुआ यहां तक? जी की वैल्यू याद रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 और न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये भी आपको ध्यान रख के चलना है। ठीक है, शुभजीत मेरी फ्रेंड है, मैंने ज्वाइन करवाया है। ओके नवनीता थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहानी समझ में आ गई आपको। अब हमने सर ग्रेविटेशन देख लिया, ठीक है। अब न्यूटन ने बोला था कि हर ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या करेगा भाई साहब, एक दूसरे को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ये आपका क्या भाई साहब सन है, ये सन का सेंटर, ठीक है। ये आपकी अर्थ हो गई, ये इस अर्थ का सेंटर है, ठीक है। तो न्यूटन साहब ने बोला था कि भाई साहब ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स होंगे ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट्स आपके एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन कहानी क्या है भाई साहब, ये तो आपके न्यूटन ने बोल दिया, लेकिन
एक सेकंड, फोन म्यूट नहीं है। चलिए, लेकिन कहानी कहाँ से बिगड़ी? कहानी आपकी बिगड़ी भाई साहब जब आए यहाँ पर आइंस्टीन साहब। ठीक है, अब आइंस्टीन साहब ने क्या बोला वो बात की बात, पहले यहाँ पे समझो, है ना। इसी ना आपके जो न्यूटन साहब ने जो नियम दिया था क्या, कि भाई साहब ग्रेविटेशन है, इसी का इन्होंने रीजन दिया कि भाई साहब इसी के कारण जो है आपके जो भी प्लेनेट है वो सब क्या कर रहे हैं, सन के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, राउंड राउंड घूम रहे हैं। ये सब किसने दिया? ये सब आपके न्यूटन ने दिया। और अर्थ के आसपास इसी चक्कर में कौन घूम रहा है? आपके भाई साहब चंदा मामा। ठीक है, दोनों ही चीजें जो है आपकी क्या हो रही है, यहाँ से चलती है। लेकिन ठीक है, अब ये कैसे काम करता है? तो मैंने आपको जब सर्कुलर मोशन पढ़ाया था, ठीक है, तो उस सर्कुलर मोशन में मैंने आपको बताया था कि एक वो चीज होती है जो क्या करती है सर, हर चीज को सर्कुलर मोशन कराने में मदद करता है। तो उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम उसको बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं मान लूं कि ये मेरे पास क्या है भाई साहब, एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने धागे से बांध रखा। अब मैं इस धागे को मैं किधर भी घुमा रहा हूँ, ठीक है, इस केबल को मैं किधर भी फेंक रहा हूँ, ओवरऑल ये क्या कर रही है सर, राउंड ही चक्कर काट रही है, ऐसे ही घूम रही है, हाँ या ना? है ना? इसको मैं किधर भी फेंक दूं भाई साहब, ये क्या करेंगे, घूमेगी राउंड ही। क्यों? क्योंकि इसको जो है भाई साहब क्या पकड़ा हुआ है, इसको इस केबल ने पकड़ा हुआ है। और ये केबल इसको क्या दे रही है, अंदर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि ये जो पत्थर है, मान लो ये जो भी ऑब्जेक्ट है, ये हमारा गोल गोल ही घूमना चाह रहा है, ऐसा नहीं है। ये ऑब्जेक्ट आपका जा रहा है सीधा जाना, लेकिन चूंकि ये रस्सी इसको इधर खींच रही है तो सीधा जा नहीं पा रहा है, ये क्या कर रहा है, राउंड राउंड। ठीक है, तो यहां से आपको कहानी क्या समझ के आनी है भाई साहब, किसी भी चीज को घुमाना है। सर आप चार्जर से क्या कर रहे हैं? चार्जर से आपको नहीं सुना रहा है क्या? चार्जर का एग्जाम्पल चल रहा था ना, सर्कुलर मोशन। चलिए, इतनी कहानी आपको किसने बोली? हमारे न्यूटन भाई साहब। न्यूटन चाचा ने इतना कहानी बोल दी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझा रहे थे। चलिए आगे आओ। ठीक है, ये कहानी हमने देख ली कि भाई साहब बिल्कुल सन ने जो करा है अपनी। अब लेकिन जैसे ही आइंस्टीन साहब आए, आइंस्टीन साहब ने क्या बोला कि ये न्यूटन ने बोला बिल्कुल सही कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। लेकिन क्यों लग रहा है? क्योंकि भाई साहब सन ने क्या करा हुआ, स्पेस को बेंड किया हुआ है। अभी स्पेस बेंडिंग की थियरी क्या है? ओ सॉरी, साउंड, कोई बात नहीं। अब स्पेस बेंडिंग की थ्योरी क्या है? स्पेस बेंडिंग की थ्योरी मैं आपको यहाँ पे समझा। मान लीजिए ये एक चादर है, इसको आपने चार कोनों से चार लोगों ने पकड़ ली बिल्कुल टाइट। ठीक है, अब इस चादर में मैंने क्या डाल दिया, एक बड़ी सी लोहे की बॉल डाल दी। तो क्या होगा? तो सर ये चादर पहले साइड से ऐसी दिख रही थी, लेकिन अब जो मैंने इसमें वेट डाल दिया, वजन डाल दिया, तो अब ये चादर का जो शेप थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। यस और नो? है ना? अब जैसे भाई साहब ये चादर ने क्या हुआ, बेंट हुई यहाँ पर। ठीक है, ये आपकी बॉल से चादर बेंट हुई है। अब अगर मैं क्या करता हूं कि अब इधर से मैं छोटी छोटी बॉल्स इसमें डालूंगा, इसमें इस चादर में, और मैं उनको भेजूंगा सीधा सामने की तरफ, अगर मैं उनको फेंकना चाहूं, तो ना चाहते हुए भी वो जो बॉल्स होंगी वो इधर क्या करेगी, घूमने लग जाएंगी। ऐसा होगा क्या? तो यही जो कॉन्सेप्ट था, यही थियरी थी भाई साहब, ये आपके आइंस्टीन साहब ने दी कि सन में जो है, हाँ, घूम के सेंटर में आ जाएगी, लेकिन आप जितनी जोर से फेंकोगे वो उतना ही राउंड लेके फिर सेंटर पे आएगी। है ना? तो आइंस्टीन साहब ने ऐसा बोला कि भाई साहब क्या, कि आपका जो भी मामला था वो क्या था, कि जो सन है, उस सन ने क्या करा है, अपनी स्पेस को बेंड कर रखा है। अब अपने स्पेस को बेंड कर रखा है, छोटी बॉल कैसे घूमेगी? छोटी बॉल घुमाना है तो आपको इसको घर पे प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। एक चादर लेना और उसमें कुछ भी वजन डाल देना, तो वो चादर आपकी ऐसी हो जाएगी झुकना। अब उस बॉल को आप ऐसा सीधा फेंकना उसमें कहीं भी उस चादर पे, तो वो बॉल जो है ऐसा राउंड करके नीचे गिरेगी। बड़ा बॉल सेंटर में है ना जया।
बड़ा बॉल सेंटर में है, लेकिन आप छोटी बॉल फेंक रहे हो यहाँ दूर, उसके एक सेंटर एक एक रेडियस बना के फेंक रहे हो आप, ये ऐसे। क्लियर हुआ? मुझे भी फेंक के मारो बॉल। चलिए, ये कहानी आपको समझ में आई? तो भाई साहब, ये हमारे आइंस्टीन साहब ने दिया था, ठीक है। ये आपके, हाँ बिल्कुल, फनल एग्जाम्पल। जैसे आप किसी फनल में भाई साहब कुछ डालते हैं तो वो कैसे घूमता है? ऐसा राउंड राउंड करके तो नीचे गिरता है। वेरी गुड सागर जी। चलिए, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई ग्रेविटेशनल फोर्स की। अब हमको नई चीज देखना है। अब भाई साहब, हमको वो चीज देखना है जो हमारी अर्थ करती है, ग्रेविटी, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे गुरुत्व। क्या बोलेंगे भाई साहब? गुरुत्व। अब ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी में एक डिफरेंस है छोटा सा। क्या? कि भाई साहब, आपका अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स अगर बात करेंगे ना, सन में जुपिटर ले लो, सन के साथ आप मर्क्यूरी ले लो, सन के साथ आप वीनस ले लो, या सन के साथ कोई दूसरा स्टार ले लो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होगा, रोटेशनल मोशन है, ग्रेविटी, सुभाजित आप रोटेशनल मोशन एंड ग्रेविटेशनल करा रहे हैं ना? मैं ग्रेविटेशनल करा रहा हूँ, रोटेशनल मोशन का तो एक एग्जांपल दिया था मैंने। अभी ग्रेविटेशनल जो चैप्टर है आपका आज का, ग्रेविटेशन है ये। ओके, चलिए वापस आते हैं। ठीक है, अब भाई साहब, ये तो चीज हो गई क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स की। लेकिन जब क्या होगा, जब आपकी एक ऑब्जेक्ट रहे अर्थ, और वो अर्थ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे जब ये फोर्स लगाएगी, तो उस फोर्स को हम बोलेंगे ग्रेविटी। क्या बोलेंगे? ग्रेविटी। चाहे कोई दूसरा लगा रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन जहां आपकी अर्थ का मामला आ गया, जहां पे अर्थ ने काम जमा लिया, जहां पे अर्थ ने अपना क्या ले लिया भाई साहब, जो है मामला अर्थ ने अपने अंडर कंट्रोल कर लिया, वहां पे हम उसको बोलेंगे ग्रेविटी। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताओ, वी आर सिटिंग बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बिल्कुल सागर जी। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ पर, क्या कि मुझे बताओ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो न्यूटन के कौन से लॉ पे जो है बेस्ड है? मतलब जो अर्थ चुनाव में खड़ा हो जाता है, बिल्कुल जया जी। ठीक है, मतलब दूसरे करें तो कुछ नहीं, लेकिन अर्थ करें तो भाई साहब दिक्कत है। तो उसको हमने नाम ही अलग दे दिया। क्लियर हुआ? तो मुझे बताइए कि जो न्यूटन का कौन से नियम पे ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है डिपेंड करता है? तो ध्यान रखना, ये डिपेंड करेगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? तो भाई साहब, आपको पता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए ये सन है, तो ये सन जितना इधर किसको खींच रहा है, मार्स को खींच रहा है, तो ये मार्स भी क्या करेगा सर, उतने ही फोर्स से सन को खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन खींच नहीं पाएगा। खींच कौन लेगा? सन, क्योंकि सन का मास ज्यादा है। क्लियर हुआ क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यहाँ तक कोई समस्या? हम्म। ओके, वेरी गुड सागर। चलिए, और किसी को, बाकी सबको समझ में आया? कुछ भी डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। चलिए, अब आ जाओ ग्रेविटी पे। तो सर, ये ग्रेविटी क्या कहती है? तो इसके डेफिनेशन में यहाँ पे आपको लिखा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ग्रेविटी क्या कहेगी भाई साहब? सर मैं बाहर ठंड में फ्रीज हो गए, ये कौन से मोशन होगा? अब आप फ्रीज हो गए तो भाई साहब कोई मोशन ही नहीं होगा, आप तो जम गए बिल्कुल, बढ़िया बैठ जाओ रजाई। चलिए, ग्रेविटी यहाँ पर क्या हो जाएगी भाई साहब आपकी? क्या होती है सर? द फोर्स बाय द वर्च्यू ऑफ विच, ठीक है, अवर अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट।
ठीक है, कि वो फोर्स सर जिसकी हेल्प से क्या करेगा, मतलब ग्रेविटी और हाँ बिल्कुल सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अधिकतर जगह सेम ही बताते। ठीक है, लेकिन हमको थोड़ा सा अलग वे में। ठीक है, चलिए। ग्रेविटी जो है आपका क्या है भाई साहब, कि वो फोर्स जिससे क्या होता है आपका अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेगी। और ये बात आपको बचपन से पता है कि सर किसी भी चीज को आप ऊपर फेंकेंगे, है ना, तो अर्थ उसको क्या कर लेगी, थोड़े टाइम में नीचे खींच लेगी। क्लियर हुआ? चलिए आगे आ जाओ। अब ये कहानी तो यहाँ पे आपकी खत्म हो गई ग्रेविटी की, लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको पढ़ के चलना है, वो चलना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या पढ़ना है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको पढ़। अब ये क्या चीज है, तो मुझे बताओ, ग्रेविटी भी एक तरह का क्या है, फोर्स है। और फोर्स का फॉर्मूला हमने देखा है सर, क्या होता है, एम ए। मतलब अगर मैं बोलूं कि फोर्स क्या है, तो सर फोर्स वो चीज है जो किसी भी मास में एक्सेलरेशन ला दे। ये नई चीज हो गई कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो पेन है, इस पेन में मुझे एक्सेलरेशन लाना होगा, तो मैं इसको मार दूं, फोर्स लगा दूं, तो ये एक्सेलरेशन आ गया, इसमें ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, है ना। तो अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है भाई साहब, कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, उसको इसीलिए ग्रेविटी, हम जब पढ़ते हैं ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में सारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन अब हम बोलेंगे स्पेशली कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म हमने क्या बोल दिया, ग्रेविटी। अब क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, इसकी एक डेफिनेशन तो हमको ये मिल गई। अब इसके जो बेसिक डेफिनेशन है, मतलब जो एग्जांपल है, वो कैसे, तो मुझे एक बात बताओ। ये मान लीजिए आपकी कोई 10 मंजिल की बिल्डिंग है ना, इस 10 मंजिल की बिल्डिंग से हमने क्या करा, बॉल को नीचे ड्रॉप करा। तो मुझे बताओ, उस बॉल की स्पीड जो होगी वो नीचे आते आते बढ़ेगी क्या, प्लस होगी या माइनस होगी या जीरो रहेगी, न्यूट्रल रहेगी सर, जैसे ही छोड़ा वैसे ही नीचे आ जाएगा, हाँ या ना? प्लस होगी, बिल्कुल सागर जी, वेरी गुड, बिल्कुल नवनीता, वेरी गुड, शाबाश। तो बिल्कुल सर, क्या होगा कि हर सेकंड के बाद आपका ऑब्जेक्ट की जो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज होगा, बिल्कुल जयंती जी, शाबाश। क्या होगी भाई साहब, हर सेकंड के बाद आपके ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज होते 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 जितनी हाइट से आप ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे, नीचे आते आते उसकी उतनी ही स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। तो ये स्पीड बढ़ क्यों रही है, या स्पीड की जगह अगर मैं बात करता हूँ वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि एक डायरेक्शन में हम फेंक रहे हैं। तो सर हर सेकंड में क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी में इंक्रीजिंग हो रही है। मतलब क्या है भाई साहब, मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी हर सेकंड पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और हर सेकंड में या हर टाइम के हिसाब से अगर हम क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ही क्या होती है हमारी भाई साहब, यही तो आपका एक्सेलरेशन होता है, यस और नो। तो जो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं छोटे जी से, और इसकी वैल्यू आपके पास होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां तक कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, वेरी गुड नवनीता, शाबाश, क्लियर हुआ सभी को। अब ये जी आ गया आपके पास, छोटा जी, वो था आपके पास बड़ा जी। वेरी गुड सागर जी, छोटे जी की वैल्यू रहेगी 9.8 और बड़े जी की वैल्यू रहेगी 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11। बहुत बढ़िया, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। तो अगला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। चलिए,
अब भाई साहब थोड़ा सा ध्यान से समझ, एक फोर्स हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम बोलते हैं सर F इक्वल्स टू जी m1। चलिए इसको m1 नहीं, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको चेंज करूंगा, छोटा m और बड़ा m अपॉन आर स्क्वायर। जहां पे बड़ा m क्या है सर, तो बड़ा m है मास ऑफ प्लेनेट, और जो छोटा m है वो है आपका मास ऑफ द बॉडी। अगर मैं इस पेन की बात करता हूं, तो अगर इस पेन का फोर्स मुझे निकालना पड़ेगा, तो छोटा एम इस पेन का मास होगा और बड़ा एम अपनी अर्थ का मास होगा। क्लियर हुआ? ये हमारे पास एक फोर्स भगवान की दुआ से पहले से था। दूसरा फोर्स हमको न्यूटन बाबा ने और पहले से दे रखा है, क्या, ma। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है सर, अब हम चूंकि ग्रेविटेशनल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट का जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा F इक्वल्स टू mg। क्लियर हुआ क्या? ये हमारी अर्थ का फोर्स हो गया और ये हमारा नॉर्मल फोर्स हो गया। क्लियर हुआ क्या? अब हमको पता है कि सर अर्थ का फोर्स ये भी है और अर्थ का फोर्स ये भी है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं अर्थ का बहुत प्यारा दुला रहा हूं तो अर्थ मुझे तेज खींचेगी और आपको अर्थ धीरे धीरे खींचेगी। अर्थ तो क्या करेगी सर, सबको सेम लेवल से खींचेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है सर, जी एम और छोटा एम अपॉन आर स्क्वायर का जो आपका फोर्स है, ये फोर्स इस एम और जी के इक्वल टू है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इस छोटे एम से इस छोटे एम को काट दिया, तो स्मॉल जी इक्वल्स टू क्या आ गया भाई साहब, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये कहानी समझ में तो नहीं आई किसी को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। क्लियर नहीं आई? चलिए बहुत बढ़िया जयंती। चलिए, चलिए यहां तक अगर आपको कहानी समझ में आई हो, तो आगे मैं बढ़ता हूं कि सर ये जो छोटा जी है, ये डिपेंड किस पे करता है और किस पे नहीं, है ना? तो सर ये तो बवाल चीज हो गई। तो पहले हम देख लेते हैं कि डिपेंड किस पे करेगा। तो पहले ऑब्जेक्ट ये डिपेंड करेगा आपके जी, तो जी तो कांस्टेंट है, तो जी से तो हमको फर्क पड़ना नहीं। हाँ, ये जी एक्सेलरेशन खुद है। ये डिपेंड करेगा सर मास ऑफ द प्लेनेट, और ये जी किस पे डिपेंड करेगा, आर। आर क्या है भाई साहब, आपकी रेडियस ऑफ प्लेनेट। और हम किस प्लेनेट की बात कर रहे हैं, तो हम प्लेनेट की जो बात कर रहे हैं वो है प्लेनेट आपका और अपना अर्थ। अच्छा अब मुझे बताओ कि सर पिछले तो हमने पढ़ा कि ये रेडियस नहीं डिस्टेंस थी, लेकिन आप यहाँ पे रेडियस क्यों पढ़ा रहे हो? तो मुझे एक बात बताओ, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। अर्थ की रेडियस कितनी है भाई साहब? अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए कि मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिए। मैंने आपसे कितना, 1 लाख रुपए लिया। अब मैंने आपको 1 लाख रुपए में से 99,990 रुपए दे दिए, 10 रुपए में नहीं दे पाया। तो आप लोग क्या मुझे सुनाएंगे कि सर मेरे 10 रुपए कब तक दोगे? है ना? नहीं। क्यों? क्योंकि सर उस 1 लाख के सामने आपने 10 नंबर की कोई वैल्यू ही नहीं रखी। तो वैसे ही आपका क्या होगा, वैसे ही आपका भाई साहब अर्थ, अब 600 और 6400 किलोमीटर की अर्थ की रेडियस है, और आप 10 मीटर के ऊपर और किसी ऑब्जेक्ट को उछाल के बोल रहे हो देख तो नाप के देख, नाप के देख। तो अर्थ झेल रही है क्या आप? है ना? तो हम जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, जीरो मान लेते हैं। तो ओवरऑल जो हमको सॉल्यूशन करना होता है वो कैसे करना होता है, रेडियस ऑफ द अर्थ। क्लियर हुआ सभी को? चलिए वेरी गुड सुमित जी। अब भाई साहब, ये जो जी है वो डिपेंड कैसे करेगा? तो सर अगर मैं प्लेनेट के मास को बढ़ा दूं, तो ये जी बढ़ जाएगा। अगर मैं प्लेनेट के मास को क्या कर दूं सर, सॉरी रेडियस को अगर कम कर दूं, तो जी जो है क्या हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा। यहाँ से आपको ध्यान रखना है। वेरी गुड सुमित जी, वेरी गुड जयंत जी। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे देता हूँ, क्या, कि मुझे बताओ
इफ अगर रेडियस ऑफ द अर्थ को मैं क्या कर दूं, हाफ कर दूं, तो जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हम्म, कितना हो जाएगा जी? ऑप्शन ए 1/2 टाइम्स, ऑप्शन बी 2 टाइम्स, ऑप्शन सी 1/4 टाइम्स, या ऑप्शन डी 4 टाइम्स। चलिए जल्दी से बताइए। 2 टाइम। सर फिर रॉकेट तो ग्रेविटी के ऑपोजिट होती है, तो इसमें पेड़ पर मीटर पे कितना पावर लग रहा है? रॉकेट जो होता है आपका नवनीता, है ना? 4, वेरी गुड सागर जी, बहुत बढ़िया। रॉकेट जो आपका होता है वो क्या करता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट तो जा रहा है, लेकिन वो कैसे जा रहा है? वो आपका नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो गैस को नीचे फेंक रहा है, जिसका रिएक्शन उसको ऊपर मिल रहा है, तो वो ऊपर जा रहा है, ऑटोमेटिकली ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, वेरी गुड सागर भाई साहब। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 टाइम्स हो जाएगा। किस किस को नहीं आया? देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं सागर जी, स्क्वायर भूल गया। चलिए यहाँ पर देखिए, जी इक्वल्स टू m/r²। एम को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन सर आर को हमने कितना कर दिया, 1/2 का। तो यहाँ पे आ जाओ, m r²/4। इस 4 को आप भेज दो ऊपर, तो ये हो जाएगा 4m/r²। तो जी जो था भाई साहब, जी डैश कितना हो गया, g × 4। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई परेशानी तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं? नो दिक्कत, वेरी गुड जया, चलिए बहुत शानदार। अब एक चीज और मैं पूछ लूं क्या? एक चीज और मैं पूछ लूं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपके एग्जाम में एक बार आ चुका है, कि बताओ अर्थ के पोल पे या इक्वेडर पे जो जी की वैल्यू रहेगी वो कहाँ ज्यादा रहेगी, या कहाँ? ऑप्शन ए पोल पे ज्यादा रहेगी इक्वेडर से, ऑप्शन बी इक्वेटर पे ज्यादा रहेगी पोल से, ऑप्शन सी दोनों जगह बराबर रहेगी क्योंकि अर्थ का ही ये सारा सिस्टम है ना, और ऑप्शन डी जो है क्या होगा कि 0 होगा, ऐसा कर दो, या फिर नन ऑफ दिस कर दो। चलिए इसका आंसर दीजिए। ए बी सी डी, पोल पे ज्यादा होगी सी। ओके चलिए, एक बंदे का आया है सी, एक ने वोट किया है सी पे। चलिए और कौन कौन करता है, बहुत बढ़िया। सी, एक और का वोट सी, अरे भाई साहब क्या बात। और बताओ। चलिए बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा ट्रिक समझ लो। आपका जो आंसर होगा वो होगा क्या, वो होगा ए। कैसे होगा? एक लोग, एक का डी आया है, कैसे होगा? तो भाई साहब मुझे एक बात बताओ, बट हाउ, बस वही मैं बता रहा हूं। आपकी अर्थ क्या सर्कल में है, या थोड़ी सी चपटी है ओवल शेप में? आपकी अर्थ का शेप ए है या बी? बी है। तो सर जब बी है, तो इस बी में हमको क्या दिख रहा है? इस बी में हमको दिख रहा है कि सर ये वाली जो रेडियस है और ये वाली जो रेडियस है, तो इक्वेटर की जो रेडियस है वो ज्यादा है रेडियस ऑफ पोल से। इक्वेटर की जो रेडियस है वो ज्यादा है सर रेडियस ऑफ पोल से, और कितना ज्यादा है? तो याद रखना 21 किलोमीटर आपकी जो इक्वेटर है अर्थ की वो ज्यादा है। तो आपका जी का फॉर्मूला क्या कहता है? जी कहता है सर m/r²। तो जब आर क्या है भाई साहब, इक्वेटर पे ज्यादा है, तो जी की वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आर पोल पे कम है तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो आंसर आपका क्या हो गया? समझ में आया? चलिए एक कहानी ये हो गई। अब थोड़ा सा दूसरा मैं एक और आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा जो है आपको अच्छा क्वेश्चन का लेवल मिलता है एग्जाम में। ठीक है, ये हमारा हो गया जी का मामला। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ क्या,
कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई साहब मुझे बताओ कि आप एक बोरी को इक्वेटर पे उठाया है और इक्वेटर टू पोल जा रहे हो, ठीक है। तो आपको उसका जो वेट लगेगा उस बोरी का, या जो भी आपने उठाया हुआ है सिर पे, उसका वेट कहाँ पे ज्यादा लगेगा, कहाँ पे कम लगेगा, ये आपसे एग्जाम में आया हुआ है, सीडीएस का ही क्वेश्चन, पीवाईक्यू। तो ध्यान रखना, पोल्स पे क्या होगा सर, वेट आपका कम लगेगा और इक्वेटर पे जो है वेट ज्यादा लगेगा। सॉरी, पोल्स पे आपका वेट ज्यादा लगेगा और इक्वेटर पे आपका वेट कम लगेगा। क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ऐसा क्यों, अभी तो समझाया जया, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए ये रहा, क्योंकि पोल की जो रेडियस है वो ज्यादा है और ये वाली रेडियस कम है। ठीक है। ओ जी और आर वाला ना जी, बिल्कुल सब कुछ रेडियस पे डिपेंड करेगा। बहुत बढ़िया सागर, बहुत शानदार। अच्छा, अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि जी जो है डज नॉट डिपेंड, जी किस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो याद रखना, जी आपका किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ऑप्शन ए, मास ऑफ द बॉडी। ऑप्शन बी, शेप ऑफ द बॉडी। ऑप्शन सी, मटेरियल ऑफ बॉडी। ऑप्शन डी, एरिया ऑफ बॉडी। ऑप्शन ई, ऑल ऑफ दिस, या ऑप्शन एफ, नन ऑफ दिस। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। मास ऑफ द बॉडी, एक बंदे का आंसर आया है वन। ऑल ऑफ, वेरी अच्छा, एक का आया है ऑल ऑफ, बहुत बढ़िया। और कोई? सी, एक का आया है सी, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। तो भाई साहब आपका आंसर हो जाएगा, बता दूं, आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबोव। इस जी की वैल्यू में आप बताओ कहीं से कहीं तक ये फॉर्मूला जी का लिखा है मैंने, ये रहा। आपको इसमें बॉडी का रिलेटेड कुछ भी दिखा क्या? है ना, ये रहा आपका फॉर्मूला, जी इक्वल टू एम अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां से जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो ये आया था, वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्या आया था भाई साहब। तो मैं बोल रहा था कि सर एक स्टोन है, एक निडिल है, सुई है, और एक जो है पेपर है, और एक वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का टुकड़ा है। सभी को क्या कर रहा हूं मैं सर, सेम हाइट से नीचे ड्रॉप कर रहा हूँ और सेम टाइम पे ड्रॉप कर रहा हूँ। तो मुझे बताओ, सबसे पहले अर्लीस्ट टू रीच ग्राउंड, सबसे पहले ग्राउंड पर कौन पहुंचेगा? चलिए जल्दी से बताइए। स्टोन। चलिए एक का आया है आंसर स्टोन पे, बाकी लोग सॉरी, चलिए एक ने स्टोन बोला है। चलिए, और एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछता था, वो भी मैं पूछ लेता हूँ आपसे, कि एक स्टोन है प्लस एक पीस ऑफ पेपर है, कागज का टुकड़ा, दोनों में से सबसे पहले कौन नीचे गिरेगा? सबसे पहले नीचे कौन गिरेगा, तो इसमें भी स्टोन पे है। चलिए, तो ध्यान देना भाई साहब, आपका आंसर आएगा यहाँ पे ऑल एट सेम टाइम। बिल्कुल, वेरी गुड सागर, ऑल एट सेम टाइम। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई साहब आपकी अर्थ होती है, वो क्या करेगी, हर ऑब्जेक्ट को नीचे खींचेगी। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ऐसा तो गलत है, पत्थर तो डायरेक्ट नीचे चला जाता है, लेकिन कागज तो है वो तो सर लहराते हुए नागिन के तरिए नीचे जाता है ना। तो ध्यान रखना, वो नागिन की तरह नीचे जाता है क्योंकि एयर रेजिस्टेंस उस पर काम करता है।
और एयर रेजिस्टेंस का मतलब क्या है भाई साहब, की हवा उसको ऊपर उठा के रखती है। लेकिन अगर आप यही एक्सपेरिमेंट कहाँ करेंगे, वैक्यूम में। तो वैक्यूम में जो है ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, ऑल एट सेम टाइम, क्योंकि वैक्यूम में कोई भी हवा नहीं होती। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना, बोथ एट सेम टाइम, और यहाँ पर भी ऑल एट सेम टाइम होगा। वेरी गुड सागर जी, बहुत शानदार। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? वैक्यूम तो आपने, मैंने नहीं बोला, एग्जाम में भी नहीं बोलेंगे। हाँ, एयर रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन हम क्या करते हैं उसको भाई साहब मेजर करने में, उसको हम वो करते हैं, नेग्लेक्ट मानते हैं जब भी ग्रेविटी की बात हो रही होती है। यहां तक आपको कहानी समझ में आई क्या? चलिए, बहुत बढ़िया। और एक और इसका एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको। इसी जी के कारण ही, ठीक है, इसी जी के कारण ही आपकी अर्थ पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। आपकी अर्थ पे एटमॉस्फेयर जो है प्रेजेंट है भाई साहब। अगर ये जी नहीं होता तो हमारी जो गैसें हैं, है ना, गैस को भी क्या है भाई साहब, अर्थ ने क्या करा है, पकड़ के रखा हुआ है चारों तरफ से। अगर ये जी हट गया तो भाई साहब क्या हो जाएगा आपका, गैस जो भी अर्थ के पास है हम सांस लेने के लिए, वो सारी गैस जो हो जाएगी वेनिश आउट हो जाएगी भाई साहब, उड़ जाएगी। क्या बोल रहे हैं जय जी सर, यूपीएससी वाले पागल तो कर देंगे पूरा का पूरा। चलिए, यूपीएससी है ना इसीलिए। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? चलिए, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड नवनीता, वेरी गुड सागर जी। चलिए, ओके, ठीक है। जी का आपने समझ लिया कि सर जी के कारण ही हमारे अर्थ पे क्या है, एटमोस्फेयर है। एटमोस्फेयर का मतलब कुछ नहीं, हमारा जो गैसेस जो भी अर्थ के आसपास है, जो हम सांस ले रहे हैं, जो हमें वो काम आती है, वो सारी गैसेस जो है जी के कारण ही अर्थ से क्या है बंधी हुई है। अगर जी नहीं होता तो यहीं से जो है आपकी गैसेस भी उड़ जाती, और हम जो है खत्म हो जाते। सर रोड में और डोगी के अलावा कोई नहीं है ठंड में, अरे बाप रे बाप। चलिए, अच्छा, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा कि भाई साहब बताओ कि मून पे भी जो है ग्रेविटेशन, सॉरी, एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है। ये भी आपकी सीडीएस में आया क्वेश्चन है। तो वहां पे भी आपको ध्यान रखना है क्या, कि क्योंकि सर जो है मून की ग्रेविटी आपकी क्या है, कम है। मून पे जो ग्रेविटी है वो आपकी क्या है भाई साहब, कम है। और कितनी कम है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जी मून जो है वो आपकी 1/6 ऑफ जी ऑन अर्थ है। ये याद रखना, लिख लेना। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए, अब अगला कॉन्सेप्ट जो बनता है वो बनता है आपका मास एंड वेट का। जैसा अभी मैंने, सॉरी, चलिए, अब भाई साहब मास और वेट मैंने पहले दिन भी क्लास में आपको थोड़ा सा समझाया था, लेकिन आज जो है उसको हमको डिटेल में पढ़ना है। तो पहली चीज तो मैं आपको बोल देता हूँ कि जो मास है भाई साहब वो क्या होता है, तो हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है क्या। मास क्या है सर, अमाउंट ऑफ मैटर। किसी भी बॉडी में, किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना अंदर माल मसाला भरा हुआ है, वो आपका अमाउंट ऑफ मैटर होता है। जैसे मेरी बॉडी में मान लीजिए अभी 70 किलो का माल मसाला भरा हुआ है, मतलब मीट, ब्लड, हड्डियां, दिमाग, खोपड़े, जो भी मेरे ऑर्गन है, सब करके कितना वेट है टोटल, 70। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ वेट की, तो वेट क्या होता है भाई साहब की फोर्स अप्लाई, ठीक है, फोर्स अप्लाइंग ऑन अर्थ। क्या, कि भाई साहब मैं 70 किलो का वजन है मेरा, 70 किलो का मेरा क्या है वेट है। अभी 70 किलो के वेट से मैं अर्थ के ऊपर कितना, धरती पे बोझ कितना डाल रहा हूँ, वो मेरा क्या होता है, वेट होता है। ध्यान रखना, मास को हम शो करते हैं सिर्फ एम से, लेकिन वेट को शो करते हैं हम एम और जी से। ये आपको ध्यान। अब आपसे यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि भाई साहब कोई पर्सन है, उसका पोल पे, या फिर आपकी, ठीक है, पोल पे या फिर इक्वेटर पे, कहाँ पे उसका वेट जो है ज्यादा रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है क्या, सर पोल पे उसका वेट जो है ज्यादा रहेगा, इक्वेटर पे आपका ऑब्जेक्ट जो है हल्का दिखेगा, महसूस होगा। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ मून पे,
तो सर मून पे जो है उसका वेट क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, उसका मास जो होगा वो क्या चेंज होगा, क्या कौन बताएगा, जल्दी बताइए। मास जो होगा भाई साहब वो आपका ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ठीक है, आप चाहे चांद पे चले जाओ, चाहे मार्स पे, मंगल पे चले जाओ, चाहे जुपिटर पे चले जाओ, चाहे पानी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपका मास सेम रहेगा। लेकिन आपका जो वेट होगा वो क्या होगा सर, वो जी के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? मास ऑलवेज सेम बट वेट चेंजेस, बिल्कुल, वेरी गुड सागर जी, शाबाश। अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, बहुत बढ़िया। अब जब हमने वेट पढ़ा, तो वेट के साथ एक कहानी आती है कि वेट इन लिफ्ट, किस किस को पता है? वेट इन लिफ्ट क्या होता है? नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, ये आपकी लिफ्ट है, पहले इसके बेसिक कंसेप्ट समझ लो। ओके कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं समझाता हूँ। पहले इसके बेसिक कंसेप्ट समझ लो। मैंने बोला लिफ्ट आपकी ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, इसका मतलब है कि आपकी लिफ्ट धीरे धीरे नीचे जा रही है। मैं बोल रहा हूं कि ए एक्सेलरेशन से आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही है, इसका मतलब है कि आपकी लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर आ रही है। कमता है नीचे आने से और बढ़ता है ऊपर जाने से, बिल्कुल जया जी। अब देखते हैं कैसे होता है, वो बता रहा हूं। दो चीजें समझ में आई आपको, ए से ऊपर जा रही है, ए से नीचे आ रही है। जब मैं बोल दूं कि सर जी से नीचे आ रही है, इसका मतलब क्या है कि भाई साहब लिफ्ट की जो केबल है ये टूट चुकी है। और जैसे ही केबल टूटी तो भाई साहब मगजमारी क्या हो गई कि अब जो है लिफ्ट आपकी जी एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगी। ठीक है। और अगर मैं ये बोल दूं कि जो मेरा ए है वो जी से भी ज्यादा है, ठीक है, इस सिचुएशन में ए इक्वल टू जी होगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं भाई साहब क्या, कि ए जो है ग्रेटर देन जी है, मतलब कि इस लिफ्ट को मैं क्या कर रहा हूं भाई साहब, नीचे खींच रहा हूं कि नीचे आ जा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब मान लीजिए इस लिफ्ट में एक वेट मशीन रख दी हमने। ठीक है, ये हमने वेट मशीन रख दी है, और इस वेट मशीन के ऊपर हमने खड़ा कर दिया एक पर्सन। यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलिए और एक बात, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए, जब मैं बोल रहा हूं कि सर आपकी जो लिफ्ट है वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तब मतलब वो ऊपर जाए। ठीक है, धीरे धीरे जैसे वो नॉर्मल ऊपर जाती है वैसे। जब मैं बोल रहा हूँ कि ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, इसका मतलब है कि सर वो धीरे धीरे जैसे उसकी नॉर्मल स्पीड होती है उससे नीचे आ रही है। जब मैं बोलता हूँ कि आपका एक्सेलरेशन जो है वो जी के बराबर हो गया, इस सिचुएशन में क्या होगा कि लिफ्ट की डोरी टूट जाएगी और लिफ्ट नीचे धम करके गिरेगी। और जब मैं बोलता हूँ कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो सर जी से बहुत ज्यादा है, इस सिचुएशन में कि लिफ्ट जो नीचे गिर रही है वो तो गिर ही रही है, लेकिन आप उसको और खींच भी रहे हो, साथ साथ और खींच भी रहे हो। क्लियर? यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? चलिए, अब एक कहानी और ध्यान रखना है कि जब आपका ए क्या हो सर, या तो जीरो हो या ए कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट नहीं, जीरो मान ले। जीरो मानने का मतलब ये है कि सर उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है तो 10 से ही ऊपर जाएगी, 10 से अगर नीचे आ रही है तो 10 से ही नीचे आएगी। एक्सेलरेशन का मतलब ये हो गया कि हर सेकंड में उसकी स्पीड थोड़ी थोड़ी बढ़ते बढ़ते ऊपर जा रही है, और थोड़ी थोड़ी बढ़ते बढ़ते नीचे आ रही है। यहां तक आपको कहानी समझ में आई क्या?
थोड़ा सा ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। एक्सेलरेशन का मतलब है कि सर उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा, लेकिन जब मैं बोल दूं कि एक्सेलरेशन आपका जीरो है, तब आपकी वेलोसिटी में चेंज भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन मैं आपको यहाँ पे देता हूं, सिचुएशन फर्स्ट, व्हेन लिफ्ट इज कांस्टेंट। मतलब कि जब आपकी लिफ्ट ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, वेलोसिटी जीरो है, जब आपकी लिफ्ट क्या है भाई साहब, खड़ी है। तो इस सिचुएशन में जो आपका अपेरेंट वेट होगा वो आपके नॉर्मल वेट के बराबर होगा, मतलब डब्ल्यू डैश इक्वल्स टू एम जी होगा। ठीक है, जो कोई जिसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि सर लिफ्ट अगर स्टिल है, खड़ी है, तो आप ऊपर खड़े हो या नीचे खड़े हो, आपका जो वेट है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, अब मैं बताता हूं केस टू। ठीक है, व्हेन लिफ्ट मूव्स अपवर्ड्स विथ एक्सेलरेशन ए। कि जब आपकी लिफ्ट भाई साहब ऊपर जाएगी, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो आपका अपेरेंट वेट होगा वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और किस हिसाब से बढ़ेगा, तो एम जी प्लस ए से बढ़ेगा। ध्यान रहेगा ये चीज आपको, क्योंकि जब आप ऊपर जा रहे हो, तो मुझे एक बात बताओ, क्या, जैसे कि मान लीजिए मेरा फोन है, इस फोन को अर्थ खींच रही है नीचे, लेकिन मैं मेरे हाथ से इसको खींच रहा हूँ ऊपर। ठीक है, दिख रहा है ना, अर्थ इस फोन को नीचे खींच रही है, लेकिन मैं इसको खींच रहा हूँ सर ऊपर। तो मैं इस फोन पे एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं ना। मतलब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अर्थ इसको खींच रही है सर जी एक्सेलरेशन 9.8 से, है ना। अगर मैंने 9.8 का फोर्स लगा रखा, मतलब ये कंट्रोल में रहेगा, ना तो नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, क्योंकि फोर्स क्या बैलेंस दे, अर्थ जितना खींच रही है इसको उतना ही मैंने ऊपर उठा रखा। लेकिन जैसे ही मैं 9.8 से फोर्स बढ़ाऊंगा मेरे हाथ का, तो फोन को मैं ऊपर लेके जाऊंगा। समझ में आया क्या। इसको आप सीधा कैसे समझ सकते हो, इसको आप सीधा ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पे बांध लीजिए। ठीक है, इसको आप कैसे समझ सकते हो, मान लीजिए एक बॉक्स है, अब इस बॉक्स को इधर से मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, और इधर से भी मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या ये फोर्स, ये बॉक्स जो है ये इधर उधर खिसकेगा क्या, शिफ्ट होगा क्या। नहीं। तो वैसे ही क्या है, सर लिफ्ट मुझे खींच रही है, अर्थ मुझे खींच रही है 9.8 से नीचे, और सॉरी, और लिफ्ट मुझे खींच रही है 9.8 से ऊपर। तो क्या मुझ पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, मैं ऊपर जाऊंगा क्या, मैं तो सर सेम रहूंगा, क्योंकि जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर लग रहा है। लेकिन यहाँ पे इस लिफ्ट को इस 9.8 से कुछ फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, तभी जाके मैं ऊपर जाऊंगा। हाँ या ना। जैसे मान लीजिए इधर ये 5 न्यूटन लगा रहा था, एक बंदा और आ गया उसने 2 न्यूटन और लगा दिया, तो अब आपका बॉक्स इधर की ओर मूव करने लग जाएगा ना। समझ गए। चलिए, वेरी गुड। तो यही आपका कॉन्सेप्ट कहाँ रहता है सर, लिफ्ट में, कि लिफ्ट क्या कर रही है आपको, अर्थ नीचे जी से खींच रही है, लेकिन लिफ्ट आपको ए से ऊपर खींच रही है, तो आपका जो अपेरेंट वेट होगा वो क्या होगा सर, भारी लगेगा, आप अपने आप को हेवी महसूस करेंगे। ऑप्शन थ्री, थ्री क्या हो जाएगा, व्हेन लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड्स विथ एक्सेलरेशन ए। तो जब लिफ्ट हमको नीचे की तरफ लेके जाती है, तो भाई साहब तब आपका अपेरेंट वेट जो है आपको महसूस नहीं होगा, हल्का महसूस होगा, वो होगा G-A। समझ गए क्यों, क्योंकि अब लिफ्ट आपको ऊपर खींचने का काम तो छोड़ो, अब लिफ्ट बिल्कुल स्लो स्लो आपको नीचे छोड़ रही है ना। अब
अब भाई साहब मामला नया, थर्ड के बाद फोर्थ। व्हेन लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विथ ए इक्वल टू जी। मतलब अब यहां पर क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन और लिख लो कि केबल हैज बीन ब्रोकन। अब जो लिफ्ट की केबल है वो टूट गई है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो मुझे बताओ। हमने अभी जस्ट देखा कि सर डब्ल्यू डैश इक्वल्स टू क्या होगा, एम जी माइनस ए। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब, जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं एम जी माइनस जी। तो कितना हो गया, जीरो। तो भाई साहब यहाँ पे डब्ल्यू आपका अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसी अपेरेंट वेट जब जीरो हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये वेटलेसनेस की सिचुएशन है। वेटलेसनेस की सिचुएशन है, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई साहब हिंदी में बोलेंगे तो भारहीनता की स्थिति। आप अपने आप को क्या करेंगे, बिल्कुल जीरो वेट का महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप है ही नहीं, आप बिल्कुल क्या है, एक हवा की तरह आप क्या है, लटके हुए। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ? चलिए वेरी गुड। हाँ, वेटलेसनेस व्हेन वायर इज ब्रोकन, जब आपका वायर टूट जाएगा तब एक तो वेटलेसनेस होता है, और जब लिफ्ट आपका डायरेक्ट छोड़ दो तो भी आपका क्या होगा, वेटलेसनेस की सिचुएशन होगी। हम्म। अब अगला, फोर के बाद फिफ्थ। फिफ्थ तो और खतरनाक है भाई साहब, बवाल आइटम। लाइक बॉल लीव फ्रॉम हैंड, बिल्कुल जी। सागर जी बहुत बढ़िया। व्हेन लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड्स विथ एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी, तब क्या होगा? तो भाई साहब यहाँ पे बताओ, डब्ल्यू एच इक्वल्स टू एम, अब हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या, जी माइनस ए। और आपको पता है कि सर जब ए बड़ा होगा तो आपका जो ओरिजिनल वेट आएगा वो आएगा नेगेटिव में। क्या आएगा, नेगेटिव में। तो ये चीज पॉसिबल है क्या कि आपका वेट नेगेटिव आता है? तो इस केस में आप क्या हो जाएंगे भाई साहब, आप स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चेन, और आप चिपक जाओगे छत पे। समझ गए? आप हो जाओगे भाई साहब सीलिंग पे। क्लियर हुआ? यहाँ ओ मेरे दिल के चेन। चलिए, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आप जो है भाई साहब क्या हो जाएंगे, गायब होके ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? ये आपका वेट का कॉन्सेप्ट, जी का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। ठीक है, अब थोड़ा सा आप क्या पढ़ लेते हैं सर, सैटेलाइट्स पढ़ लो, है ना, वो भी जरूरी है। चलिए, सैटेलाइट क्या होती है भाई साहब, इनको हम बोलते हैं उपग्रह। क्या बोलते हैं, उपग्रह। उपग्रह के साथ सिचुएशन क्या है भाई साहब, तो इनकी डेफिनेशन समझ लो। क्या, ऑब्जेक्ट्स, या फिर मैं बोलता हूँ बॉडीज, बॉडीज विच रिवॉल्व्स अराउंड एनी प्लेनेट। ठीक है, कि किसी भी प्लेनेट के आसपास जो घूमने वाली बॉडीज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट्स बोलते हैं। दूसरी चीज क्या भाई साहब, सैटेलाइट के टाइप्स लिख लो। ठीक है, तो आपका जो सैटेलाइट होता है भाई साहब वो दो टाइप्स का देखने को मिलता है। एक होता है आपका नेचुरल सैटेलाइट, और एक होता है आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट आपका जैसे हो गया मून, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट जैसे हमने बहुत सारे बना के रखे हैं, जैसे आर्यभट्ट एक हो गया। ठीक है, ईटीसी बहुत सारे हमारे पास क्या है, सैटेलाइट हो जाएंगे। क्लियर हुआ क्या? अब सैटेलाइट ये तो आपके हो गए बनाने के टाइप्स में। ठीक है, अब हमको करना है अच्छा एक चीज मुझे बताओ, सैटेलाइट जो होती है वो आपकी कहाँ घूमती है?
जैसे मान लीजिए अर्थ, तो सैटेलाइट आपका जिस पथ पे, है ना, जिस रूट पे घूमती है, उस रूट को हम बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ऑर्बिट को हिंदी में बोलते हैं कक्ष। अराउंड एनी प्लैनेट, बिल्कुल सागर जी। चलिए, बाकी लोग सो गए क्या? चलिए, यहां तक समझ में आया। सैटेलाइट जो होगी, क्या होगी भाई साहब आपकी, जो आपके प्लेनेट के राउंड राउंड चक्कर लगाती है। और कैसे चक्कर लगाएगी? तो सर, जिस ये पाथ पे, जिस मार्ग पे चक्कर लगाती है, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। यहां तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं? ठीक है, क्लियर हुआ भाई साहब? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। सो गए क्या, या खाना खाने लग गए? चलिए, बस बहुत बढ़िया। अब आगे आ जाओ। ये बात हुई ना, थोड़ा बोलते रहो तो सूझ पड़े इधर कि समझ में आ रहा है। ठीक है। अब भाई साहब, जियो सैटेलाइट। जियो सैटेलाइट वो होती है जो हमारी अर्थ के आसपास लगी हुई होती है। ठीक है। अब सैटेलाइट का काम क्या रहता है? तो भाई साहब, ये अलग अलग तरह की सैटेलाइट होती है। तो अर्थ के आसपास जो घूमने वाली सैटेलाइट है, उनके टाइप हम पढ़ते हैं। तो पहला जो टाइप ऑफ सैटेलाइट आता है, वो आपके पास होता है पोलार सैटेलाइट। क्या आता है भाई साहब? पोलार सैटेलाइट। अब पोलार सैटेलाइट क्या होते हैं, तो मैं आपको इसका पूरा लिखित में नहीं समझा रहा हूँ। लिखित में आपको एग्जाम में भी नहीं देना है, आपको सिर्फ समझना। ये आपकी अर्थ है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये आपका एक्सिस है। तो जो आपकी सैटेलाइट अर्थ के ऐसे चक्कर लगाती है, ठीक है, पोल टू पोल चक्कर लगाती है, उनको हम बोलते हैं पोलार सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? पोलार सैटेलाइट। क्लियर हुआ? इन पोलार सैटेलाइट का जो यूज होता है भाई साहब, वो कहाँ होता है? ठीक है। तो ध्यान रखना, ये आपके क्लाइमेट रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, क्लाइमेट में आपकी इंफॉर्मेशन देते हैं। मेट्रोलॉजिकल जो आपकी होती है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पे? पोलार सैटेलाइट। ठीक है। अगली अगर मैं बात करता हूँ, तो इनका जो ऑर्बिट होता है, उसकी रेडियस कितनी होती है? तो भाई साहब ध्यान रखना, ये आपकी 500 से 800 किलोमीटर तक रहती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? और थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, इनका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बोले तो कि सर, ये एक पूरा चक्कर, जैसे यहां से चलना शुरू करा, है ना, यहां से चलना शुरू करा तो वापस यहाँ पे आने में कितना टाइम ये लगाती है। तो भाई साहब ध्यान रखना, इनका लगभग लगभग 100 मिनट्स का क्या होता है? टाइम पीरियड रहता है। ठीक है। ये हो गई आपकी पोलार सैटेलाइट। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब एक आपकी होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसको बोलते हैं भू स्थायी उपग्रह। लगभग लगभग 84, आपका ये 84 से 100 के समथिंग रहता है इसका। लगभग लगभग मैंने बोला समथिंग 100 मिनट ना। भू स्थायी उपग्रह। अब ये भाई साहब, इसको भू स्थायी उपग्रह क्यों कहते हैं? देखियो, मैं हूं, मुझसे स्टेशनरी क्या है, ये मेरा कमरा, मतलब मेरे साथ ही क्या है, रुका हुआ है। ठीक है। क्या हुआ है आपका? रुका हुआ है। अब कहानी क्या है भाई साहब, यहाँ पे देखो कि ये अर्थ है और ये सैटेलाइट। तो मान लीजिए, जैसे मैं हूं, मेरे सामने मैंने सैटेलाइट डाली है, तो जैसे जैसे मैं घूम रहा हूँ, मेरे स्टेशनरी, मतलब मैं जब भी रहूंगा, ये मेरे सामने ही रहेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं भाई साहब? आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में ध्यान रखना, इनकी जो हाइट होती है, वो लगभग लगभग आपको ध्यान रखना है 36,000 किलोमीटर की हाइट पर इनको छोड़ा जाता है। इनका जो टाइम पीरियड होता है, वो कितना होता है भाई साहब? 24 आवर्स का टाइम पीरियड। ठीक है। क्लियर हुआ क्या?
यहां तक आपको कहानी समझ में आई क्या? जियो स्टेशनरी, ठीक है। और इनका यूज कहाँ होता है भाई साहब? जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है ना। अगर मान लीजिए ये नहीं होती तो भाई साहब क्या होता? जैसे मान लीजिए इंडिया में अपन ने फोन लगाया है, मैंने इंदौर में फोन लगाया, और भाई साहब सैटेलाइट घूम के चली गई पाकिस्तान में, तो फोन कहाँ चला जाता? पाकिस्तान में। जी जयंती जी पूछिए। रात में जो स्टार की तरह मूव करते हैं वो सैटेलाइट ही होती है ना? नहीं, कुछ होती है कुछ नहीं होती। कुछ होती है जो बहुत, सैटेलाइट को वैसे तो देखना बहुत इम्पॉसिबल है। जो सैटेलाइट अर्थ के बहुत क्लोज होती है ना, वो कभी कभी हमको हल्की फुल्की दिख जाती है। लेकिन जो तारे जैसा दिखता है ना, वो सैटेलाइट नहीं है आपकी। वो एस्ट्रॉइड्स होते हैं जो भाई साहब चमकते रहते हैं। जो इधर से उधर जाते हुए दिखते हैं वो आपके तारे नहीं, वो आपकी सैटेलाइट नहीं है। ठीक है। वो कुछ पत्थर के टुकड़े होते हैं जो कि बहुत स्पीड से गुजार रहे होते हैं। तो जो जितनी स्पीड से वो जा रहे होते हैं, तो उनके पीछे आग लग जाती है, फायर। तो वो फायर आपको चमकती हुई दिखती है। एरोप्लेन होते हैं जिसमें लाइट चमकती है। जी सागर जी। ओके, क्लियर हुआ। ओके। वो आपकी सैटेलाइट नहीं होती, वो आपकी एस्ट्रॉइड्स होती हैं जो चमकती हुई आपको जाती हुई मूव करती हुई दिखाई देती है। ठीक है। अगली कहानी क्या है भाई साहब? ये हमने पढ़ ली प्लोरल वाली। आप कभी देखना, ठीक है, मैं देख के बताता हूँ। ठीक है। अब एक होती है आपकी भाई साहब पोलर हो गया। ठीक है। अब अगला, अगला कहानी क्या है भाई साहब? कि किसी एक होता है आपका एस्केप वेलोसिटी, जिसको हिंदी में बोलेंगे पलायन वेग। क्या बोलेंगे? पलायन वेग। अब ये क्या होता है भाई साहब? पलायन वेग आपका क्या रहता है? भैया भैया मेरे, वो दिल में दर्द वाला क्वेश्चन का आंसर कब देंगे? चलिए, कल पक्का आपके दिल के को दर्द का क्वेश्चन दे दिया जाएगा। कल पक्का। चलिए, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है भाई साहब? तो मिनिमम वेलोसिटी दैट रिक्वायर्स अस, या अस नहीं, किसी भी बॉडी, दैट रिक्वायर्स एनी बॉडी टू लीव द ग्रेविटेशनल एरिया ऑफ अर्थ। ठीक है। कि भाई साहब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इतनी जोर से फेंक दो कि वो अर्थ के अट्रैक्शन के जो सेंटर है ना, कि अर्थ इतनी दूर तक अट्रैक्ट करती है, वो उसी से बाहर चला जाए। उसी को हम क्या बोलते हैं भाई साहब? आपका एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। एंड स्टार्ट्स मूविंग अराउंड द प्लेनेट। ठीक है। भाई साहब जैसे आप फेंकोगे, तो वो अर्थ के तो एटमोस्फियर, मतलब जहां से उसका ग्रेविटेशन का अट्रैक्शन होता है, वहां तक तो वो छोड़ देगा। और फिर वहां जाने के बाद क्या करेगा वो? अर्थ के आसपास इसे चक्कर लगाने लग जाएगा। क्लियर हुआ? अब अर्थ के लिए जो आपकी एस्केप वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है भाई साहब? तो वीई आपको ध्यान रखना, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। फिर से, ओके। जैसे मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, जहां पे आप खड़े हैं। आपने किसी भी चीज को, मान लीजिए पेन है, इस पेन को इतनी जोर से फेंक दिया कि ये वापस अर्थ पे आ ही नहीं पाएगा। है ना। हमने देखा है कि सर अर्थ अट्रैक्ट करती है। तो जो अर्थ का अट्रैक्शन का मामला है, मान लो अर्थ यहाँ तक की चीजों को अट्रैक्ट कर लेगी,
तो आपने इस पेन को इतनी स्पीड से फेंक दिया कि पेन चला गया यहाँ पर। अब यहाँ पर चला गया तो अब वो अर्थ पे वापस नहीं आएगा। अब वो क्या करेगा सर, वो अर्थ के राउंड राउंड ऐसे चक्कर लगाने लगे। क्लियर? मतलब आपके अर्थ के लिए जो है कितना है सर, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। एक मूवी थी अक्षय कुमार की, उसमें भी बताया था जी। मिशेल मंगल। वही होगी, क्योंकि स्पेस से रिलेटेड तो अक्षय कुमार की अभी वही है। चलिए, इतनी कहानी समझ में आई आपको? अच्छा, अब यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, जो एग्जाम में सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन, यूपीएस में। आपने बच्चे को समझा रहे थे, हाँ, मिशन मंगल ही होगा। एक क्वेश्चन जो आपका लास्ट आज का टॉपिक होगा, खत्म करेंगे, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीडीएस में आया हुआ, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी और सीडीएस में भी, कि आप अगर एक सैटेलाइट के अंदर बैठे हो और आप एक एप्पल खाया आपने, और आपने एप्पल खाते खाते आपको पता नहीं क्या शौक चढ़ा, तो आपने एप्पल को कर दिया आउटसाइड, फेंक दिया, तो आपका एप्पल क्या करेगा? ऑप्शन ए, अर्थ पे आ जाएगा। ऑप्शन बी, डाउनफॉल करेगा, मतलब नीचे की तरफ गिरेगा। ऑप्शन सी, फ्लाई करेगा, उड़ जाएगा ऊपर। या ऑप्शन डी, स्टार्ट रिवॉल्विंग, घूमना चालू कर देगा वो भी आपके, रिवॉल्विंग विथ सैटेलाइट, की वो सैटेलाइट के साथ साथ घूमना शुरू कर देगा। चलिए, सी या डी? डी। ओके, जयंती जी का आया है सी या डी, डी वाले डी, डी डी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपका जो एप्पल होगा वो क्या करेगा सर, वो सैटेलाइट के साथ साथ ही आपका क्या करेगा, अर्थ के आसपास आसपास घूमने लग जाएगा। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं आपसे। वेट इनसाइड ए सैटेलाइट। किसी भी सैटेलाइट के अंदर आपका भाई साहब वेट है जो कैसा रहेगा? ठीक है, ऑप्शन ए बढ़ेगा, इंक्रीज्ड। ऑप्शन बी डिक्रीज्ड। ऑप्शन जी नन। या ऑप्शन डी जीरो। चलिए, ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। ए इंक्रीज होगा, जीरो। ओके, एक का आया है जीरो, बाकी? डी, बहुत बढ़िया। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्यों? क्योंकि भाई साहब ग्रेविटी तो होगी ही नहीं, है ना। जी तो आपका वहां पे क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि आप अर्थ के पूरे उससे ही बाहर हो। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका मामला रहता है, और ये हमारा ग्रेविटेशन का जो चैप्टर हुआ वो फिनिश। चलिए, जय हिंद एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे।